हेलो बाबू। आ, अब हम एक नया सीरीज लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में क्लास 12 में ग्रुप नंबर 15 से पढ़ना होता है। आपको पता ही होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो दो सेक्शन है। पी ब्लॉक एलिमेंट 13 नंबर से शुरू हो जाता है, वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 और 14 जो है वो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। इस ब्लॉक एलिमेंट क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु भी हम लोग क्लास 11 में पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग ग्रुप नंबर 15 से शुरू करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि एक ग्रुप का एक लेक्चर पूरा हो। जैसे ग्रुप नंबर 15 अगर हम आपको बताएं तो ग्रुप नंबर 15 एक लेक्चर में खत्म हो जाए। ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 रिस्पेक्टिवली 4 अलग अलग लेक्चर में बने। ऐसा हम कोशिश करेंगे। चलिए कुछ कुछ काम शुरू किया जाए। और उस दिशा में पहला कदम ये है बाबू कि हम लोग आज से मतलब अपने इस लेक्चर में इनऑर्गेनिक का सेक्शन शुरू करेंगे। इसका सेक्शन शुरू कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ठीक है सर। और क्या खास बात होगी? इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ग्रुप 15 शुरू करेंगे। यानी ग्रुप 15 के बाद 16, 17 और 18 ये पढ़ना है। इससे होगा क्या कि हम लोग कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट करेंगे। सही है सर। इसके बाद बाबू इसका दूसरा सेक्शन जो होगा वो वो जो चैप्टर होगा वो होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पर। ठीक है। तो ये दो खंड जो है ये हम लोगों को कंप्लीट करना है अपने लेक्चर में। तो ऐसा मेरा कोशिश रहेगा कि लेक्चर वाइज 15, 16, 17 और 18 को हम आपको समझा सकें। एक एक लेक्चर में ये एक एक वीडियो रहेगा। ठीक है सर। और क्लास में जैसे ऑफलाइन मोड में पढ़ाई चल रही है, अभी इंटीग्रेशन की पढ़ाई चल रही है तो वो चलती रहेगी। इसके अलावा भी अगर कोई लेक्चर वीडियो ऐसा लगे आपको कि नहीं ये वो बताना जरूरी है तो वो कह देना है, उस पर भी लेक्चर बन जाएगा। तो हम इसको शुरू करेंगे, बट इससे पहले कुछ ओवरव्यू, कुछ चीजों को जान लें, कुछ चीजों को समझ लें कि और क्या क्या हम लोग डिस्कस किए हैं अपने पहले या प्रीवियस लेक्चर में। अगर हम लोग ध्यान दिए हुए हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बाबू, अगर ध्यान दिए हुए हैं तो क्लास 11th में आवर्त सारणी वो पढ़ाई हुई थी। अरे बोलो भाई हाँ। उस आवर्त सारणी में मेंडलीव का हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग मोजले का पढ़े थे। फिर से बोलो हाँ पढ़े थे, है ना? ठीक। अब मोजले का जब हम लोग पढ़े थे तो वहां हमको पता चला था कि टोटल ग्रुप जो है वो दीर्घ रूप में 18 हैं। और टोटल जो पीरियड हैं, जो आवर्त हैं, वो आवर्त की संख्या कितनी है? 7। वो आवर्त को हम लोग पढ़े भी थे बहुत अच्छे तरीके से कि कक्षा के हिसाब से 7 कक्षाएं होती हैं तो 7 आवर्त है। वो हम फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो उसी में बाबू जब हम आवर्त सारणी को देखते हैं, अगर ध्यान हो आपको, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, अगर ध्यान हो आपको, तो उसमें एस ब्लॉक होता है, S1 और हम S2 नाम दे देते हैं। पहला आवर्त होता है, फोटो थोड़ा गड़बड़ हो गया है सर, हम इसको और बेहतर करेंगे। आवर्त के हिसाब से देखेंगे तो पहले में यहाँ होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांजियम। और इसके बाद कार्यक्रम कुछ चेंज होता है। ये पहला आवर्त होता है बाबू, n = 1। ये होता है दूसरा आवर्त। ये होता है तीसरा। हम फिर से बताएंगे सब कुछ, बस थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आप रिकॉल कर सकें, उन सारी चीजों को याद करो। 7 से ज्यादा नहीं होते बाबू, 7 से ज्यादा नहीं होते, है ना? और उसके बाद ये दूसरा शुरू हो जाता है, कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसे कहते हैं क्षारीय धातु S1। और ये होता है क्षारीय मृदा धातु S2, जो कि दूसरे आवर्त से शुरू होता है। क्योंकि बाबू यहां पर 10 घर और होते हैं।
अगर आप आवर्त सारणी को ढंग से देखे होगे और अगर आपके टीचर आपको पढ़ाए हैं तो आप जानते होगे कि यहाँ पर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो घर की शुरुआत होती है वो तीसरे आवर्त से होती है। ध्यान होगा अगर कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इतना होते हैं बाबू। और फिर कार्यक्रम वैसे ही शुरू हो जाता है इनका। देखो ध्यान से, हम लोग ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। और पी ब्लॉक जो पढ़े थे ना बाबू, पी ब्लॉक जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग एक दो था बाबू, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ग्रुप नंबर 13 से पढ़े थे। 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। तो वो नहीं पढ़ के 13 और 14 पढ़ा था। और इसीलिए हम बोला कि जो अपना टॉपिक होगा वो ग्रुप नंबर 15 होगा। ठीक, ठीक है। बहुत चीज जानना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझना है। ठीक है, चलो हम सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। तो हेडिंग हम लगा रहे हैं यहां पर, जो अपना टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो कुछ भी आता जाएगा, जितने भी टर्म आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन सारे टर्म को आपके सामने रख दें। ठीक है, ठीक है। चलिए सर शुरू किया जाए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो हम घर देखते हैं बाबू, वो कैसा है घर, हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे ही। हम नहीं चाहते कि इंटरनेट से फोटो डाउनलोड किया जाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ठीक है यार, अब वो हंसो मत, किस तरह ऐसा ऐसा निशान क्यों दे रहे हैं। अब इतना मोहलत नहीं होता आदमी के पास को, उतना डिजाइन बनाएगा बैठ करके, ठीक है ना। बोला हाँ ठीक है। देखो अब सबसे पहला तो जान लो कि ये पहले आवर्त होते हैं। कौन होता है पहला आवर्त? सर किसी भी परमाणु के पास एक नाभिक होता है। नाभिक जानते हैं? गुड। नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होती है, ये पहला आवर्त होता है। 11th में हम लोग डिस्कस किया है, ये पहला आवर्त है। दूसरा आवर्त, दूसरा आवर्त यानी n बराबर 2। तीसरा आवर्त n बराबर 3। तो नाभिक के बाद ये तीसरी कक्षा हो गई, तीसरा आवर्त। ये हो गया n बराबर 4। ये हो गया अपना चौथा आवर्त, n बराबर 4। उसी तरीके से बाबू n बराबर 5, पांचवा आवर्त। अब समझ ही गए हो, ये n बराबर 6 होगा और ये n बराबर 7 होगा। 7 आवर्त होते हैं। हम लोग एटम के बारे में इतना जानते होंगे, n बराबर 6 है और ये n बराबर 7 है। जैसे वहां 7 आवर्त है वैसे यहां पर 7 डिजाइन बना हुआ आप देख रहे हैं। चलो भाई, इतना सब बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि कोई ब्लॉक को जानना इतना आसान नहीं है, अगर हम उसके कुछ बेसिक सिद्धांतों को, उन चीजों को नहीं जानेंगे तो रट करके कहाँ तक जा पाओगे, है ना। अब सर जो सीखने के लिए हमको मिल रहा है वो क्या है, वो आप बताइए। बता रहे हैं बाबू, सब बताएंगे। देखिए, पहला वाला जो घर है, ये दो घर जो है जिसको हम रेड से भरेंगे, ये अपना एस ब्लॉक होता है। कहां से कहां तक? ये पूरा, ये क्या कहलाता है सर? ये कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहला रहा है सर?
एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसके अंतिम, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस उप कक्षा में पहुंचा हुआ होता है। बोला ठीक है सर, कोई भारी बात नहीं। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और वो शुरुआत कहां से हो रहा है भरने का, उसको भरने की शुरुआत कहां से है, यहां हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम। n बराबर 6 और ये हो गया बाबू n बराबर 7। बोला बहुत अच्छा। इसको याद करने का तरीका, पहला घर को याद रखने का तरीका क्या है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो यहां पर आप क्या देखोगे, है के लिए हाइड्रोजन, ली के लिए लिथियम, ना के लिए सोडियम, के लिए पोटेशियम, रबड़ी के लिए रुबिडियम, से के लिए सीजियम, फ्रूट के लिए फ्रांजियम, निकला के लिए कुछ नहीं, बस एक स्टेटमेंट बनाया गया है। तो है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। अब निकल ही गया तो क्या कर सकते हैं, है ना बाबू। इसको याद रखने के लिए ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा है। फिर ये बताया गया हम लोगों को कि पहली कक्षा में पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और फिर 32 और फिर 32, यानी 2 8 8 एक जादुई नंबर भी दिया गया था हम लोगों को। 2 8 8 18 18 और 32 एंड 32। मतलब बहुत अच्छा। यानी अगर पहले वाले की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन मालूम है ना, और हाइड्रोजन एक अपवाद के रूप में भी काम आया था, जिसको निकाल करके हम आवर्त सारणी में देखते हैं कि बेचारे को साइड करके रख दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 के साथ। हमको मालूम है ये भी अच्छी बात। अब इसमें ये जादुई आंकड़ा को जोड़ते हैं तो 2 जोड़ते हैं तो ये 3 हो जाता है, उसके बाद 3 में 8 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, उसमें 8 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, उसमें 18 जोड़ते हैं तो 37 हो जाता है, उसमें 18 जोड़ते हैं तो 55 हो जाता है, और उसमें 32 जोड़ देते हैं तो 87 हो जाता है। इस जादुई आंकड़े के वजह से हम लोग को एक और जानकारी मिल जाती है जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। मतलब बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा, अभी अभी तक तो समझ में आ रहा होगा। तो एस ब्लॉक, ये जो एस ब्लॉक तैयार हुआ बाबू, पढ़ाई पी ब्लॉक की हो रही है लेकिन एस ब्लॉक जानना जरूरी है ताकि आप पटरी पे पहले आ सकें। तो ये जो एस ब्लॉक हुआ, इसमें सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, सभी के बाह्यतम कक्षा का एक ही प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, S1। सभी का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS1। कैसे, हाइड्रोजन को बनाओगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। लिथियम का तुम बनाओगे तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1। अंतिम कक्षा का सोडियम का बनाओगे 3s1। पोटेशियम का बनाओगे, चौथा वर्त है तो 4s1। रुबिडियम का बनाओगे तो 5s1। सीजियम का बनाओगे तो 6s1 और फ्रांजियम का बनाओगे तो 7s1। बड़ा दिलचस्प है, चेक करते हैं। जैसे हमको रुबिडियम का चेक करना हो, रुबिडियम जो है बाबू वो 37 परमाणु संख्या के साथ है ना। चलिए भरते हैं 1s1, सॉरी 1s1 बोलते हैं 1s2, फिर होगा 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 2 38। ज्यादा हो गया क्या, 5s2 लिख दिया तो 38 ज्यादा हो गया, एक कम करना पड़ेगा सर। चलिए कम करेंगे, ऑब्वियसली एक कम। तो हम देखेंगे 5s1, इसका जो बाह्यतम कक्षा है पांचवा, ये 5s1 के रूप में है। तो 5s1 तो है ही है रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1। यानी जिस आवर्त में है, देखो 5 है और जिस ब्लॉक में है उसका घर से पोजीशन, इसका मतलब ये जो है ये कोई आम चीज नहीं है। अंतिम कक्षा का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता कर लें तो हम उससे उसका पोजीशन भी पता कर लेते हैं। तो 5s1, ये जो 5s1 है, ये हमको बहुत जानकारी दिया कि ये पांचवें आवर्त में भी है और एस के पहले घर में भी होगा। कौन, रुबिडियम। ये जानकारी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से हम आपको एस ब्लॉक का दूसरा घर भी भरना सिखाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट में रेडियम। अब इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल इसी हिंदी की तरह था, वो था बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये कोई फैक्चुअल चीज नहीं है, बस ये एक याद रखने का तरीका है। तो बेटा के लिए हम लोग ने लगाया था बीई, मांगे को एमजी, काला को सीए, शर्ट को एसआर, बाप को बीए और राजी को आरए। तो यहां से हमको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम मिल गया। अब इसका हमको क्या निकालना है भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले परमाणु संख्या चाहिए, जादुई आंकड़ा मेरे पास है, और अब हम दो नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि पहला घर इसमें नहीं है। ये कहां से भरे जाते हैं? दूसरे आवर्त से। अब दूसरे आवर्त से भरे जाएंगे तो सीधे 8 जोड़ना शुरू करेंगे। तो पहला वाले का आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पहला वाले में ये हो गया, ये हो गया 4। कितने हो गए ये? 4। 4 में 8 जोड़िएगा, कितने हो गए? 12। फिर 8 जोड़िएगा, 20। फिर 18 जोड़िएगा, 38। फिर 18 जोड़िएगा, 56। फिर 32 जोड़िएगा, तो 56 में 32 जोड़िएगा तो 88। ठीक है। और इस तरीके से जब आपके पास परमाणु संख्या मिल जाए इसी जादू आंकड़े का यूज करते हुए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। और पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाह्यतम कक्षा का याद रखना है। आवर्त के साथ बाह्यतम कक्षा को जोड़ते चले जाना है। देखिए ये भी, ये अंतिम कक्षा का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। N क्या होते हैं? आवर्त नंबर। जैसे बेरिलियम जो है वो दूसरे आवर्त में है, तो 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेरिलियम का। कैसे होगा सर? देखिए, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके सिद्धांत से भरते हैं? ऑफ-बाउ के प्रिंसिपल से। ये हो जाता है 1s2 2s2, 2 2 4 हो गया। अंतिम कक्षा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 2s, दूसरा आवर्त हो गया, और s का दूसरा क्षारीय मृदा धातु। मैग्नीशियम है 12 नंबर पे, परमाणु संख्या 12 है। भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या आया? 3s2। 3s2 आया क्योंकि आवर्त तीसरा है और s का दूसरा घर है। तो 3s2 को सिर्फ देख करके हम ये बात बता सकते हैं, 3s2 को देख करके हम ये बात बता सकते हैं कि मैग्नीशियम तीसरे आवर्त के s ब्लॉक एलिमेंट के दूसरे घर में होगा। s ब्लॉक एलिमेंट का दो ही घर होता है, पहला घर और दूसरा घर। या वर्ग नंबर 2, ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा वर्ग होता है। ये वाला तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे 10 घर होते हैं टोटल, क्योंकि यही तो कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, कहलाता है ना। ये पूरा का पूरा क्या कहलाते हैं बाबू? पी ब्लॉक एलिमेंट, यही कहलाते हैं ना। ये पी ब्लॉक एलिमेंट। हम बोला ठीक है। तो सीखने के लिए हमको क्या मिल रहा है कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, लाइक कैल्शियम 20 नंबर पर, तो हमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम को याद रखना ऐसे, बेटा मांगे काला, काला काला से ही कैल्शियम है ना। दूसरे आवर्त से शुरू होता है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कैल्शियम चौथे आवर्त में आता है, तो 4 होगा। और एस का कौन सा घर है? इसका दूसरा, तो 4s2 होगा इसके बाह्यतम। चेक कर लें, कैल्शियम का हो जाएगा 20 बनाना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 आ गया ना। तो अंतिम कक्षा का देखो किस पर खत्म हुआ बाबू? 4s2 पर। इसका मतलब स्ट्रोंशियम जो 38 है, ये खत्म होगा 5s2 पर, क्योंकि आवर्त इसका 5 है। बेरियम जो है वो खत्म होगा 6s2 पर, 6s2 पर। रेडियम खत्म होगा 7s2 पर। तो ये इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम पी ब्लॉक एलिमेंट पे पहुंचते हैं। ये है ग्रुप नंबर 13, जाना जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से। इनका सदस्य है नीचे मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कई ऐसे हैं जिनका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अपने अध्ययन में उसको इग्नोर करके ही चलते हैं। रेडियो एक्टिव हैं तो इनके नाभिक से बहुत सारी अदृश्य किरणें निरंतर निकलती हैं।
जिसके वजह से इनका नाभिक अस्थाई नहीं हो पाता। नाभिक अस्थाई नहीं हो पाता यानी जो अल्फा बीटा गामा किरणें जो निकलती हैं उनके उत्सर्जन से कितने प्रोटॉन की कमी हो जाती है। दो प्रोटॉन एक बार में घट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बार में घट जाते हैं बीटा के निकलने से। तो ये जो जानकारी है कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग भी पढ़ते हैं, ये सब चीज को पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। यही तो बात है कि फिजिक्स जो अपना साइंस है क्लास 11 12 में, ये लेने का एक बेनिफिट यही है कि इतनी गहराई में हम लोग चीजों को पढ़ते हैं ना कि मजा आ जाता है, बहुत अच्छे से हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये है वर्ग नंबर 13। हम 15 नंबर वर्ग से, मेरा सिलेबस वर्ग नंबर 15 से है, हम अभी आपको 13 समझा रहे हैं। तो इसको कैसे याद रखते हैं? इसको लिखते हैं बाल, BAL, बाल। बाल गए, GA गए, इंडिया थाईलैंड। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। अब यहां पर इतना वैल्यू है तो इसका भी अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बट उसके लिए हमको परमाणु संख्या चाहिए। अब परमाणु संख्या जब हम जानते हैं कि 4 के बाद इनका होता है पोजीशन 5। अब इनको, एल्यूमिनियम को जब हम ऐसे करते हुए की गिनती किया तो बीच में कितने आ जाते हैं बाबू? 18। देखो ध्यान से, बीच में आ जाते हैं टोटल 18। 18 के आने से मामला फंस जाता है। गिनती करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। यहां पर होते हैं बाबू, लगाते हैं वैसे, यहां होते हैं सोडियम, सॉरी ज्यादा बना दिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, घर ज्यादा बना दिए। यही तो है कि याद रहने का ये एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट होता है कि आप गड़बड़ नहीं करेंगे, और रटा हुआ होना जो है वो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, तय है बात। देखो ये वर्ग नंबर 13 हो गया, ये वर्ग नंबर 14 हो गया, ये 15, ये 16, ये 17 और ये वर्ग नंबर 18। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो अब ये 5 है, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। देखो ध्यान से, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब यहां से कौन भरे जाएंगे? डी ब्लॉक का घर चालू हो जाएगा सर। अब गिनती शुरू हो जाएगी। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, यानी ये वाला नहीं है, ये हम गलती से बना दिए बब्बू, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। भरने से ये सब फायदा हमको हो रहा है। अब हो रहा है तो हो रहा है, ठीक। तो चलो भरते हैं। इसमें पहला वाला 5, ठीक। अब देखो पहला घर नहीं है, दूसरे घर से शुरू है 5, तो दूसरे घर से शुरू है तो पहले 8 जोड़िए, कितना आ गया? 13। तो 8 जोड़ेंगे, कौन सा? ये वाला 8 जोड़ा गया कि ये वाला? अब ये सीखो, बात समझो। नहीं सर, हम ये वाला 8 ना जोड़ करके पी ब्लॉक में यहां से गिनती शुरू करेंगे। वजह वजह ये है कि 13 के बाद अगर 8 जोड़ोगे तो ये, सॉरी 18 जोड़ोगे, ये वाला, सॉरी ये वाला 8 जोड़ोगे तो 21 होगा, जबकि बीच में 10 तत्व एक्स्ट्रा आ चुके हैं, डी ब्लॉक चालू हो चुका है। इसीलिए जब हम पी ब्लॉक में आते हैं तो जादुई आंकड़ा वहां से शुरू होता है, दूसरे वाले 8 से। 8, 18, 18, 32, पी ब्लॉक में ऐसे शुरू होता है। वजह, पहला वाला आपको मालूम है 5, तो 8 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। फिर 18 जोड़ेंगे 13 में, कितना हो जाएगा? 13 में 18 जोड़ देंगे तो 31, सही है क्या? और उसके बाद फिर उसमें 18 जोड़ेंगे 31 में तो 49, फिर उसमें 32 जोड़ देंगे तो 9 2 11, 4 4 8 81। अब हम चेक कर लेते हैं भाई कि 87 होता है कि नहीं। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर के दौरान अगर हम गलती से डी ब्लॉक के बारे में तीसरे आवर्त से मेंशन कर दिया है तो उसके लिए हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर सामने में आवर्त सारणी डिस्प्ले नहीं कर रहे, आवर्त सारणी बना रहे हैं, और बना भी रहे हैं तो कैसे? थ्योरी के आधार पर, अपने सिद्धांत के आधार पर आवर्त सारणी हम बना रहे हैं। तो अगर हम अपने आवर्त सारणी को सिद्धांत के आधार पर बना रहे हैं, अपने मेमोरी पावर के आधार पर बना रहे हैं, तो अगर पहले प्रथम दृष्टि में यह गलत भी हो जाए हमसे, तो समझाने के दौरान हम उसमें अपने आप सुधार करते जा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पास में है तो, रटा हुआ होगा तो हम बिना कुछ किए पहले बना देते, बट ये रटा हुआ चीज नहीं है। यहां पर थ्योरी हम देखते जा रहे हैं, दिमाग आ रहा है, जैसे जैसे काम चल रहा है कि नहीं भाई ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है। हम ये नॉलेज चाहते हैं, हमको ये नॉलेज पसंद है, ठीक, जो रटा हुआ ना हो। तो अभी हमको मालूम हो चुका है कि ये सिनेरियो है, ठीक। अब इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एक कॉमन सा हम अपने से बनाकर देख लेते हैं। 5 वाले का बनाएंगे अगर, चलिए अपने से बनाकर हम लोग देख रहे हैं।
5 वाले का बनाएंगे, यानी बोरोन का बनाएंगे, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। बहुत अच्छे। एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। गैलियम का बनाएंगे, गैलियम का बनाएंगे तो क्या होगा सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 10 30 4p1 4s2 3d10 4p1। उसके बाद बाबू इंडियम। अच्छा, इतने में तो कॉमन बन ही गया, इतने ही में कॉमन बन गया सर। कैसे बन गया? ये देखो, दूसरे आवर्त से शुरू होता है, दूसरे आवर्त से शुरू होता है पी ब्लॉक, है ना? तो दूसरे आवर्त से अगर शुरू हुआ है, दूसरे आवर्त से अगर शुरू हुआ है तो 2s2 2p1 है। तीसरे आवर्त में जब आएंगे तो वो क्या है? 3s2 3p1। चौथे आवर्त में आएंगे तो 4s2 4p1। देख बाबू ध्यान से, 4s2 4p1। 3d को मत देखो ना, सबसे बाहरी आवर्त देखो, आवर्त नंबर बाहरी कौन है? 4। 4s2 4p1। बहुत अच्छा। इसका मतलब इंडियम हो जाएगा लास्ट में 5s2 5p1। इसका मतलब है कि थैलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6s2 6p1। क्या हम इस बात को 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1, क्या हम इसको एक कॉमन सूत्र जैसा नहीं बना सकते? क्या बना सकते? जिस आवर्त में जो होता है वही बनता है ना। तो ns2 np1। अगर दूसरा आवर्त है तो 2s2 2p1। अगर तीसरा आवर्त है तो 3s2 3p1। अगर चौथे आवर्त का तत्व है तो 4s2 4p1। अगर पांचवें आवर्त का तत्व है तो 5s2 5p1। अगर छठे आवर्त का है तो 6s2 6p1। अगर सातवें आवर्त का होता तो 7s2 7p1 होता। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप नंबर 13 में उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 होगा। बोलो वाह सर, समझ में आ गया, अच्छी बात बाबू। और याद करने का तरीका, बाल गए इंडिया थाईलैंड। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला था कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना? तो अब इसका क्या होता है भाई? कार्बन का तो पहला घर 6 होता है। अब हम बता दिए कि पी ब्लॉक में जोड़ने का तरीका, तो पहले 8 जोड़ोगे तो 14, फिर 18 जोड़ोगे तो 32, फिर 18 जोड़ोगे तो 50, फिर 32 जोड़ोगे तो 82। बन गया। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी से जोड़ के देख लो तो ns2 np2। ns2 np2 सर कैसे? ns2 np2 सर कैसे? ns2 np2 कैसे? कार्बन का देखोगे बाबू, परमाणु संख्या 6 है बउआ, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2 आया। टू दूसरे आवर्त में हो क्या सर? हम दूसरे आवर्त में हैं, यस। 2s2 2p2। तीसरा आवर्त सिलिकॉन 3s2 3p2। सिलिकॉन 14 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 2 2 4 6 10 2 12 2 14 3s2 3p2। यानी जर्मीनियम होगा 4s2 4p2। तीन होगा क्या होगा भाई? पांचवें आवर्त में अगर है तो 5s2 5p2। लेड होगा 6s2 6p2। यानी ns2 np2 इसका इसका कॉमन जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अपना सिलेबस नंबर 15 से इतना देर का जो ये लेक्चर गया, लगभग 20 22 23 मिनट चला गया, सिर्फ रिकॉल करने में चला गया ना, पुराना चीज याद, और वो याद करना भी जरूरी है। ग्रुप नंबर 15 जो है बाबू वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब बीमार, है ना? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब बीमार। और पहला वाले का आपको परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का होता है 7, तो 8 जोड़ेंगे बाबू तो 15, फिर 18 जोड़ देंगे बाबू तो 33, फिर 18 जोड़ देंगे बाबू तो 51,
फिर 32 जोड़ देंगे बाबू तो 83। फिर वही चीज बाबू, इन दोनों को देख के अब आप बात निकाल सकते हो, ये जो होंगे NH2 NP3 के मैकेनिज्म पर होंगे। ठीक। नेक्स्ट जो होता है वर्ग नंबर 16, वो होता है ऑक्सीजन का वर्ग। चैल्कोजन भी शायद इसको हम बोलते हैं, चैल्कोजन बोलते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो, ओल्ड ऑक्सीजन, एस सल्फर, एस ई, एस ई से क्या होता है भाई, सेलेनियम होता है, शायद सेलेनियम होता है, हम देख लेंगे, इसको तो देखना ही पड़ेगा। और टी हो गया टेल्यूरियम, और पीओ जो होता है वो पोलोनियम होता है। और 17 नंबर, सॉरी, इसका ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो होता है बाबू परमाणु संख्या, वो होता है 8, और उसमें फिर 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16, फिर 18 जोड़िएगा तो हो जाएगा 34, फिर 18 जोड़िएगा तो हो जाएगा 52, फिर 32 जोड़िएगा तो हो जाएगा 84। बहुत अच्छे। इसके बाद शुरू होता है हेलोजन परिवार। फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या 9। हर परिवार का पहला वाला तत्व का जानकारी एकदम होना चाहिए। तो पहला तत्व कौन हो गया, फ्लोरीन। ठीक। 9, 9 में 8 जोड़ दीजिए सर, 17, 17 में 18 जोड़ दीजिए सर, 35, उसमें फिर 18 जोड़ दीजिए सर, 53, उसमें 32 जोड़ दीजिए सर, तो हो गया 85। मतलब बहुत अच्छा। और सबसे लास्ट, और अच्छा सॉरी एक चीज तो भूल ही गए, इनका क्या होगा सर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2 NP4। इनका क्या होगा, NS2 NP5। और आखिरी वाला जो है ग्रुप नंबर 18, वर्ग संख्या 18, यह है हीलियम, नियोन, सॉरी सॉरी, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रेनॉन, रेडॉन। एक और होता है बाबू यहाँ पे UUO लिखा रहता है, हाँ वो भी 11th में है, उसको भी डिस्कशन करना होता है नाम सबका ना। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो बाबू यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को जैसे अपवाद माना गया, वैसे ही हीलियम भी है। कि हीलियम का अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, और 2 का मतलब है 1s2। तो इसको रखा जाना चाहिए था कहां पर, पहले आवर्त के दूसरे ब्लॉक में, बट वहां न रख के यहां रखा गया, क्योंकि ये अक्रिय गुण दिखलाता है, अक्रिय है, नॉन रिएक्टिव वाला नेचर रखता है, इसलिए इसको शून्य ग्रुप में रख दिया गया है। तो पहले वाला 2 हो गया। अब 2 में कितना जोड़ेंगे, ऑब्वियसली 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में कितना जोड़ेंगे, क्या 18 जोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये शुरू से शुरू हो गया है ना, देखो ये पहले वाले घर से आवर्त से शुरू हुआ, तो पहले वाले से जब शुरू होता है तो ये नियम लागू हो जाता है। तो पहले वाले में पहले 2, 2 में कौन सा जोड़ा जाए, 8, सही है, तो 10, 10 में क्या जोड़ोगे 8, तो कितना हो जाएगा 18, 18 में फिर 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 36, 36 में 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 में फिर 32 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 86, 86 में फिर 32 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 3 11, टोटल 118। तो अभी तक 118 तत्व हम लोगों को ज्ञात है, सबसे लास्ट यही होता है, सबसे लास्ट यही होता है। याद रखने का तरीका है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक सब बीमार, एंटीमनी बोलते हैं इसको, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन। ये हम हेलोजन वाला जो वर्ग होता है ना, ये हेलोजन होते हैं, ये चैल्कोजन होते हैं, ये नाइट्रोजन परिवार है, ये कार्बन परिवार है, ये बोरोन परिवार है। और सब परिवार का जो मुखिया है ना वो थोड़ा अलग गुण रखता है। वही तो हम लोगों को अपने पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 से डिस्कशन शुरू करनी है, तो वही तो असल पढ़ना है। उस एक्साइटेड स्टेट को समझने के लिए हुंड का नियम पता होना चाहिए, क्लास 11 में टीचर पढ़ाया था, जिसमें बताया गया था कि हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और सभी का स्पिन क्वांटम नंबर भी बराबर होता है। इसका मतलब सब एक ही डिजाइन से पहले सब में भरे जाते हैं, बाद में उन इलेक्ट्रॉनों का युग्म या जोड़ा बनना शुरू होता है। ये सारा डिस्कशन हम लोग अभी करने वाले हैं बाबू। तो इनका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 होता है। चलिए सभी की जानकारी मिला जुला कर हो गई है। एटलीस्ट इतनी जानकारी है कि हम तत्वों के नाम पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में तो रख ही सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से
हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप 15 की, वर्ग नंबर 15। ग्रुप 15 में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब बीमार। आवर्त कौन सा शुरू हो जाता है बाबू नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन का जो आवर्त है वो n बराबर 2 से शुरू हो जाता है। ये n बराबर 3 होते हैं, n बराबर 4 होते हैं, n बराबर 5 होते हैं, n बराबर 6 होते हैं। सातवां वाले वर्ग के बारे में हम बोला कि वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए उनका जगह हमने यहां पर खाली रखा है। ठीक है, इनका परमाणु संख्या, अभी अभी हम लोग वो भी बात किए थे बाबू। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। अभी जस्ट हम लोग वो भी बात किए बाबू, ये देखिए 7 होता है। अब वर्ग आवर्त कौन सा शुरू होता है? ये दूसरे आवर्त से भरे जाते हैं। ये सब बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू। 7 होंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 15। और हम बताए हैं कि इसमें 8 के बाद 18, 18 32 बनते हैं, तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। उसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51। और उसके बाद उसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 83। तो ये इनका परमाणु संख्या हो जाता है। तो अब हम इसका, ये हो गए भाई परमाणु, है ना बाबू। ये क्या हो गए? आवर्त। इसको ध्यान रखना है कि हम लोग दूसरे आवर्त से ग्रुप 15 को भरेंगे, ध्यान रखेंगे बाबू ये सब बात। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है पहले। 1s2 2s2 2p3, सही है। फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आर्सेनिक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 3 33। SB टिन, SB इसका होगा 51 का होगा 1s2, है ना बाबू, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 48 3 51 हो गया। 83 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10। चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उतना उतना ऑफ वो प्रिंसिपल में हमसे होगा भी नहीं। 1s 2s 3s 4s 5s 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 48 54 2 56 10 60 10 70 10 80। लगता है 383 सही जा रहे थे हम, लगता है। चेक कर लें क्या यार? 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p and 7p। 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। इतना ही होता है ना? और बनाना है? और इच्छा है क्या बउआ? पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो ऑफबाउ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निचली ऊर्जा स्तर में रहता है, फिर ऊंची ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो पहले 1s में होता है, फिर 2s में, 2s के बाद 2p में जाता है,
2p के बाद 3s में आता है, 3s के बाद वो 3p में जाता है, 3p के बाद 4s में आता है, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, और ऐसे ट्रैवल करता है। तो इसे 4s हम लिखे हैं, तो 4s के बाद वो 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में, उसके बाद 5s में, 5s से ज्यादा एनर्जी 4d के पास है, 4d के बाद वो 5p में आएगा, फिर 6s में आएगा, फिर 4f में आएगा, फिर 5d में आएगा, फिर 6p में आएगा। तो उस हिसाब से मेरा 83 एकदम बना हुआ एक्यूरेट है, सही है। अगर हम केवल बाह्यतम कक्षा को देखें, इसको देखने के लिए बोला जा रहा है बाबू, केवल केवल बाह्यतम कक्षा को देखें, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केवल बाह्यतम कक्षा का, तब हमको क्या दिख रहा है वो देखो। इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3, इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3, इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखो बाबू चौथा वर्ष शुरू हो गया है, तो ये हो जाएगा बाबू 4s2 4p3। इनके बाह्यतम कक्षा का ये देखो बाबू 5 शुरू हो गया है, 5s2 5p3, और इनके बाह्यतम कक्षा का यहां देखो बाबू 6 शुरू हो गया है, तो ये हो जाएगा 6s2 6p3। सीखने के लिए क्या मिला सर? सीखने के लिए क्या मिला ना बाबू, ये एक सवाल है, सीखने के लिए क्या मिला सर? बहुत अच्छा बात है, सीखने के लिए क्या मिला बाबू? सीखने के लिए ये मिल रहा है जो अब तुम देखोगे, ORBITAL, ऑर्बिटल निरूपण, सब काम अगर आप मेरे यहां पढ़ रहे थे, हम ये सारा का सारा काम आपका ऑलरेडी करवा चुके हैं। कहां करवा चुके हैं हम? ये सारा काम आपको क्लास 11 में करवा चुके हैं। 2s2 हमको मालूम है कि इसमें एक डब्बा होता है, ये भी हम याद करवा देते हैं भाई। एस में एक डब्बा है ऑर्बिटल, पी में 3 है, टी में 5 है, 2 3 4 5, एफ में 7 है, 2 3 4 5 6 7, और हर डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इसलिए एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकेंगे। बोलो बहुत अच्छा बात है सर, बहुत शानदार बात है। तो यहां है 2s2, ये रहा आपका 2s2, और ये हो गया 2p3, ये हो गया 2p3, सही। तो 2s2 अभी हम पहले बना देते हैं, 3s2 है, फिर 3s2, और ये डब्बा है 3p3। बहुत अच्छे, अरे बोलो बहुत अच्छा। ये हो गया 4s2, कमेंट करो, बोलो बहुत अच्छा है सर, लाजवाब, शानदार। आपका आवाज बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे से बोलो। 5s2 सर धुंधला लगे है, कुछ ना दिखे है सर, वो भी बोलो। ये क्या है सर, और क्यों है सर? क्या है तो ठीक है, बट क्यों है सर? चलो देखते हैं। तो 2s2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, हम रख देते हैं भाई, एक और एक, 2 हुंड के नियम से भरे जाएंगे भाई, तो एक डब्बा में तो 2 रहेंगे इस वाले में। पी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसा ना हो कि पहले ही वाले में 2 रख दो, पहले एक एक रखे जाते हैं सभी ऑर्बिटल में। हमको मालूम है, हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, जिसमें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, जिसका मतलब होता है +½ और इलेक्ट्रॉन जब ऐसे हो जाए इसका मतलब होता है -½ ये भी 11th में पढ़ना होता है बाबू। 3s2 3p3 भी कैसे होंगे? 3s2 3p3 होंगे, 4s2 4p3 होंगे, फिर बाबू 5s2 फिर 5p3 होंगे, फिर बाबू 6s2 फिर 6p3 होंगे। सबका तो भरने का तरीका एक है, बट एक अंतर सब रख रहा है, एक में एक अंतर सब रख रहा है। जब बात दूसरे आवर्त की होती है, यहां देखना है बाबू, यहां जब बात दूसरे आवर्त की होती है तो यहां केवल एस और पी ही होते हैं, लेकिन जब बात तीसरे आवर्त की होती है तो यहां एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। तो जब बात तीसरे आवर्त की होगी तो एक घर और तैयार हो जाएगा 5 डब्बे वाला, जिसका नाम होगा 3D, जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। जब बात 4 की होती है तो एस पी डी एफ सब तैयार हो जाते हैं, तो जब बात 4 की होगी 2 3 4 5,
तो 4D भी तैयार हो जाएगा और 4F भी सात घर के साथ तैयार हो जाएगा। बोलो कि सही बोल रहे हैं सर? अरे बोल दो, अरे अरे शर्माओ नहीं, बोल दो बोल दो बोल दो, बोलो, कमेंट कर दो, कमेंट में बता दो कि 2 3 4 5 6 7 ये क्या हो गया 4F। उस तरह से 5 में भी होंगे, फिर जब 3 से शुरू हो गया 2 3 4 5 ये होंगे 5D, और 5F जो होंगे वो होंगे 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 5F। एफ में 7 कमरे होते हैं, बात हो चुकी है हम लोग के बीच में। अब ये 6 है तो 6 के पास भी वही होगा 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6D, और ये हो जाएगा बाबू 6F, 2 3 4 5 6 और 7, 6F। सर अब इसके बारे में क्यों, जब इलेक्ट्रॉन वहां भरा ही नहीं रहा तो क्यों फालतू में टाइम पास कर दिया? नहीं बाबू, टाइम पास नहीं किया गया है, क्योंकि हमको अगली बातें जो करनी है वो है एक्साइटेड स्टेट, एक ऐसी अवस्था जो उत्तेजित अवस्था है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कई बार डरा दिया, स्पीकर इतना तेज बोला। तो हम लोग इसको पहले हम स्पीकर ऑफ कर देते हैं भाई। तो हम लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चीज हम जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो, उत्तेजित कब होता है? जब उसे ज्यादा हीट मिलता है या फिर उस पर कोई ज्यादा लाइट गिर जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़े एक्साइट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होकर के वो इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा को छोड़ करके अगली कक्षा में छलांग लगा देता है, बट वो अस्थाई नहीं होता है उस पोजीशन पर। अस्थाई का मतलब वो स्टेबिलिटी वहां दर्शाता नहीं है, वो बस उत्तेजित होकर के उस कक्षा में जाता है, कंपाउंड बनाता है और वापस से अपनी कक्षा में चला आता है। ये जो लाइट आप देख रहे हो, मतलब आपको पता चल ही रहा होगा ये सब लाइट क्या है, ये इसी उत्तेजित अवस्था का ही तो है कि विद्युत धारा जो होती है वो गैस जो अंदर में, ये जो लाइट है जिसके अंदर में जो गैस होता है, उस गैस को इतना हीट अप करती है कि उसके इलेक्ट्रॉन हीट पा करके उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर अगली कक्षा में चले जाते हैं। अगली कक्षा में जाने के बाद जब वो रिटर्न होते हैं, वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तब लौटते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये भी हम 11th में पढ़ाए हैं बाबू कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तभी वो लाइट का उत्सर्जन करते हैं, लाइट को बाहर निकालते हैं। तो ये मरकरी वगैरह का कॉन्सेप्ट, ये जो पैनल लाइट वगैरह, इसका कॉन्सेप्ट आया है किसकी वजह से आया? भाई इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है ना जो लाइट का उत्सर्जन कर रहा होता है, तो वही सब कॉन्सेप्ट तो है यहाँ। तो उत्तेजित अवस्था है। अब मान लेते हैं कि इसको तो उत्तेजित करने से कोई फायदा है नहीं सर, इसलिए नहीं है कि इसके साथ कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है दूसरे आवर्त में, और कोई पी के अलावा और कोई नहीं है, तो उसकी तो बात ही खत्म कर दीजिए सर। लेकिन जैसे ही तीसरे आवर्त में आप पहुंचते हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, ये थोड़ा हम स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं बाबू, हम यहां लिख रहे हैं बाबू संयोजकता। अगर हम ध्यान दें बाबू तो ये है अपना नाइट्रोजन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, अयुग्मित जिनका जोड़ा नहीं बना उनकी संख्या कितनी है 3। ये कहीं से भी 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा ताकि अपना जोड़ा बना सके, इसलिए इसकी संयोजकता 3 इलेक्ट्रॉन मांगने की होती है, तो -3 है। इसका भी सेम नेचर है, इसका भी सेम नेचर है, ये भी सेम नेचर के होते हैं, ये भी सेम नेचर के होते हैं, लेकिन स्टार लगा रहे हैं। स्टार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी वर्ग में, जैसे ये वर्ग नंबर 15 है, किसी भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे की ओर हम जाते हैं तो परमाणु संख्या नहीं बल्कि आवर्त की संख्या बड़ी होती है, आवर्त बढ़ती है। ऊपर से नीचे आओगे तो दूसरा से तीसरा आवर्त शुरू हो जाएगा। यानी सपोज कि ऊपर में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 2 आवर्त हैं, लेकिन जैसे ही फास्फोरस के पास पहुंचोगे तो फास्फोरस के पास, या अल्लाह, तो फास्फोरस के पास कितने आवर्त मिलेंगे? 3। तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा इसका हो जाएगा। फास्फोरस के बाद जैसे ही आर्सेनिक के पास पहुंचते हैं तो उसके पास 4 घर हो जाएंगे। एंटीमनी के पास पहुंचते हो तो वो कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। सही है ना? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु का साइज बड़ा होता है। परमाणु का साइज बड़ा होता है यानी परमाणविक त्रिज्या बड़ी होती है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे हम जिफ कहते हैं,
यानी जो नाभिक का ताकत होता है, बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर जो लगाम लगा के वो रखता है, वो लगाम कमजोर हो जाता है क्योंकि परमाणु का साइज बड़ा हो जाता है। जिफ का मान घट जाता है। जिफ का मान घटने से वो बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, ना कि किसी को खींच पाता है। निकल जाने का मतलब है त्याग, और त्याग का मतलब होता है प्लस। तो ये जो नीचे बैठा हुआ आपका बिस्मिथ है, वो -3 ना दिखला करके +3 दिखलाने लग जाता है। मींस वो ग्रहण नहीं करता बल्कि त्याग करता है। यहां से गुण शुरू हो जाता है बाबू। Sb जो है, यहां से गुण उसका शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला नेचर शुरू हो जाता है। ठीक। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या है? लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या ये क्या होता है सर? ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो इस बात पे निर्भर करेगी कि यौगिक बनाने के लिए कोई एलिमेंट और कितने इलेक्ट्रॉन को आयुग्मित कर सकता है, और कितने इलेक्ट्रॉन को आयुग्मित कर सकता है। ये तो नहीं कर सकता भाई, अयुग्मित करेंगे तो इसको घर चाहिए जहां पे ये इलेक्ट्रॉन को रख सके। बट जो फास्फोरस है उसके अंदर गुण है कि वो अयुग्मित कर सकता है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकलता है और निकल करके जाकर डी का पहले वाले घर में जाकर आसानी से बैठ सकता है। दिख रहा है? तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, और यहां से एक निकल चुका था तो यहां भी एक ही बचेगा, तो 5। तो ये ऑक्सीकरण संख्या कितना दिखलाएगा बाबू? प्लस का 5। देखो भाई, जानकारी तो आपको ऐसे रखनी ही चाहिए। अगर कंपाउंड बनाना है, देखो यहां से -3 है। -3 का मतलब यह था कि ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा और यौगिक बना लेगा। यह भी मुमकिन है कि यौगिक बनाने के वो सारे हथकंडे अपनाए तो वो किसी को अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो वो क्या करेगा? +3 बनाएगा। यह भी मुमकिन है कि उत्तेजित अवस्था में वो अपने आप को सिंगल कर ले और एक एक सब हो जाए तो टोटल 5 हो जाए, तो वो +5 भी दिखलाएगा। क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज है? संभावना है। चलो, नहीं समझ में आया, फिर से आर्सेनिक को देखो। अभी तो इसकी संयोजकता -3 की है, बट अगर ये अपने यौगिक बनाने के नेचर को पकड़ ले तो हो सकता है कि वो 3 का साझेदारी भी कर सकता है, और कुछ समय के लिए उत्तेजित होकर के कुछ समय के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कंपाउंड बना ले और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो 3 का वो त्याग भी कर सकता है। इसको कहते हैं एक्साइट स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो वो क्या त्याग करेगा? तो +3 हो जाएगा। और अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने घर को छोड़ दे उत्तेजित अवस्था में, तो वो घर छोड़कर कहां जाएगा? डी में जाके बैठ जाएगा। तब ये कितने दिखलाने लगेंगे? 5। और वो त्याग नहीं बल्कि 5 ग्रहण नहीं बल्कि त्याग वाले होंगे, तो त्याग वाले के लिए प्लस। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या हो जाएगी? +3 +5। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। उसी तरीके से बाबू यहां भी +3 भी दिखाएगा और साथ ही +5, और यहां बाबू +3 और +5 दिखाएगा, केवल माइनस नहीं दिखलाएगा, क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा हो गया है, और आकार बड़ा होने के वजह से ये अयुग्मित तो करेगा ही करेगा, साथ ही ये वैल्यू प्लस में दिखलाएगा। माइनस का मतलब होता है ग्रहण, प्लस का त्याग होता है बाबू, तो त्याग करेगा। क्या आप एक्साइटेड स्टेट समझ पा रहे हैं? उत्तेजित अवस्था समझ पा रहे हैं? उत्तेजित अवस्था वह अवस्था होती है जहां कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, और साझेदारी करके बंधन बनाता है। कुछ क्षणिक समय के लिए बनता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। और यही कारण है, देखो तुमको हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। हम कहते कि वीडियो को आराम से देखो, जब वीडियो तुम देखोगे तो बहुत सारा ऐसा पहलू है जो कि आपका क्लियर होगा। जैसे एक पहलू ये क्लियर हम आपको कर देंगे अभी के अभी, जैसे फास्फोरस को ही देखो। फास्फोरस जो है वो इनके साथ 3 भी उसकी संयोजकता हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या 3 है ना, तो फास्फोरस जो है वो PCl3 भी बनाने लग जाएगा और PCl5 भी बनाएगा, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाएगा और पेंटाक्लोराइड भी बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है NCl3 और NCl5 में केवल NCl3 बनाएगा, NCl5 नहीं बनाएगा। अपवाद में हो सके तो बना ले, लेकिन नहीं बनाएगा। वजह क्या है? क्योंकि उसके ऑक्सीकरण संख्या में 5 आया ही नहीं, संयोजकता में 5 उसके आया ही नहीं, तो 5 बना भी नहीं।
आता तभी तो बनता, आया ही नहीं तो बना भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से बाबू, आर्सेनिक जो है वो अगर रिएक्शन कर ले, आर्सेनिक जो है वो अगर अभिक्रिया कर ले, तो ACl3 भी बना सकता है और ASCl5 भी बना सकता है। देखो क्यों? क्योंकि उसके पास 3 भी है और 5 भी है, 3 भी है 5 भी है, 3 भी है 5 भी। देखो कैसा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एकदम साफ होता है। वजह है कि वो हम हैं जो वो कारकों को नहीं समझ पाते। अब सवाल है कि सर नोट में क्या बनाना है। चलिए नोट के बारे में अब काम करते हैं। नोट को लेकर के भी काम करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग लगाइए सर, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 है, तो वो भी लगा लीजिएगा हेडिंग में बाबू। ग्रुप 15 वो भी लगा लो हेडिंग में। और वो सारा बात जो हम पिछले, कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटे, जो हम पिछले 1 घंटे में जितना भी बात किया है, उन सारे चीजों को दिमाग में एडजस्ट कर लो। जो भी हम बात किया है, सब के सब बातों को दिमाग में सेट करो, एक जगह लाओ। अब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में हम लिखेंगे परमाणविक त्रिज्या क्या है। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? परमाणविक त्रिज्या क्या है। पढ़ा हुआ है ना टॉपिक एकदम। अगर आप ट्यूशन हमसे पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा कि क्लास 11th में भी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, 11th में भी हम ये चीज़ पढ़ाते हैं। बस मेरा आदत है कि तबाही से पहले तैयारी कर लिया जाए, ये आदत है। तो यहाँ हम परमाणविक त्रिज्या का अगर जिक्र करें तो किसे कहते हैं त्रिज्या? जवाब लिखिएगा बाबू। किसी परमाणु, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा में मौजूद, बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन तक की प्रभावी दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। हम बिल्कुल रॉ में जवाब दे रहे हैं। रॉ का मतलब होता है कि ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको अभी अपने जिस कंटेंट को पढ़ना है वहां पर ये लफ्ज आएगा, परमाणविक त्रिज्या वर्ड आएगा, तो जब आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है उस वर्ड को ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिखवाया। दूसरा वाला जो है वो है, दूसरा जो है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश। इनका क्या होगा भाई? किसी परमाणु के नाभिक द्वारा उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण लग रहा होता है, जो आकर्षण लग रहा होता है, जो आकर्षण लग रहा होता है, उस आकर्षण को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। पूर्ण विराम। इसे जेफ
भी लिखते हैं। अब इसके लिखते हैं तो लिखने का क्या पोस्टमार्टम गिरेंगे भाई? क्यों लिखते हैं है सवाल तो है ना भाई, कि क्यों लिखते हैं? सर बताएं क्यों लिखते हैं। उस पर सर का क्या जवाब होगा भाई? काहे लिखते हैं भाई? सर जी जवाब दीजिए, क्लास बड़ा बोरिंग हो रहा है। इसमें क्या करें, गाना बजा दें क्या? गाना बजाएंगे तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। क्या करें हम? बट पढ़ना तो है। हाँ एक चीज कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, पानी पी सकते हैं सर। सर पानी पी सकते हैं आप। तो इसे हम लोग किसे सूचित कर रहे हैं बाबू? जेफ से सूचित कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेफ है तो जेफ क्यों है सर? जेड जो है ये निरूपित करता है परमाणु संख्या को। सही बात है क्या? अब परमाणु संख्या, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़े हो क्लास अपना 11th, तो परमाणु संख्या का असल दावेदार जो है ना, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कर दोगे तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा परमाणु जो उदासीन है उसके लिए। लेकिन प्रोटॉन में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटॉन नाभिक में मौजूद होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु संख्या है। तो जेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? न्यूक्लियस का। इसका रिप्रेजेंटेटिव है नाभिक का। और हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ई डबल एफ जो है वो बता रहा है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? प्रभाव। इसीलिए हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं? जेड। और जेड के नीचे क्या लिख, या अल्लाह, जेड लिखते हो और जेड के नीचे क्या लिख देते हो? एफ। जेड एफ यानी जेफ। सीधे क्या पढ़ते हैं इसको बाबू हम लोग? जेफ। जेफ ही हो गया जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब टॉपिक मेरा आगे बढ़ेगा। जेड इफेक्ट हो गया, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जेफ जो है वो बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक। तो बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को तब खींचेगा जब ज्यादा दूर नहीं हो, नजदीक हो। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन जब दूर हो जाएगा तो जेफ का मान घट जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। और जब दूरी बढ़ जाएगी ज्यादा तो खींचने की ताकत भी तो घट जाएगी। मतलब ये कि जो पहली कक्षा में है, जैसे हम ग्रुप 15 है तो 15 पे रहते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 2 आवर्त हैं तो 2 आवर्त। फास्फोरस है तो फास्फोरस में कितने आवर्त है? 3। आर्सेनिक है तो वहां पे कितने आवर्त हैं? 4। एंटीमनी है तो कितने हैं? 5। और विस्मित है तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और साथ में 6। तो साइज के हिसाब से देखें बाबू, साइज के हिसाब से अगर हम देखें, इसका साइज कैसा है? ये छोटा है, इससे कुछ बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है। ग्रुप 15। ग्रुप 15। बट द पॉइंट इज कि नाभिक का ताकत इस पर ज्यादा लगेगा, इसका जिफ ज्यादा होगा। नाभिक का ताकत इस पर कुछ कम होगा, नाभिक का ताकत इस पर इससे भी कम हो जाएगा, नाभिक का ताकत इस पर इससे भी कम होगा, और इस पर सबसे कम होगा। मींस साइज बढ़ने से जिफ का मान घटता है। तो कहीं ना कहीं जिफ जो है वो, जिफ जो है वो परमाणविक त्रिज्या के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रख रहा है क्या? परमाणविक त्रिज्या। क्या बोलते हो भाई? क्या हम ये निष्कर्ष सही लिखे हैं? देखो तो, कि जैसे जैसे परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी जेफ का मान घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे परमाणविक त्रिज्या बढ़ी, ताकत जो लग रहा था वो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई ना। तो परमाणविक त्रिज्या जब बढ़ेगी तो जेफ घट जाएगा। बाबू हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इस जेफ के टर्म का।
हमको टाइम भी देखना पड़ रहा है कि कहीं हम ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना ले लें। अगर ऐसा होगा तो ये एक लेक्चर में तो समाप्त होने से रहा, हम इसको 2 लेक्चर में बांट देंगे, है ना। खैर, तो ये बात तो खत्म हो गया सर। अब अगला टॉपिक क्या है? 2 बातें हो गई। तीसरा टॉपिक लगाइएगा, तीसरा टॉपिक लगाइएगा बाबू, तीसरा लगाइएगा, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ऊर्जा परिवर्तन, आयनन एंथैल्पी। किसी विलगित, आइसोलेटेड, विलगित मीन्स विलगित, विलगित को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू आइसोलेटेड। किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, उसे उसे आयनन, उसे आयनन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, किसे कहते हैं एंथैल्पी? सर, किसी विलगित आइसोलेटेड गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसीय परमाणु। गैसीय परमाणु क्यों है? तो कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में होगा, तो हम बहुत ही जल्द उसके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर सकते हैं, और उत्तेजित होने के बाद ही वो कक्षा को छोड़ करके जाएगा या बाहर से किसी को बुला करके चिपकाएगा। बोला ठीक है सर। तो आइसोलेटेड गैसीय परमाणु है, कोई गैसीय एटम है जो आइसोलेटेड है, विलगित है, किसी और चीजों का उसके अगल बगल कोई प्रभाव नहीं है, उसके बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता हो, बगल में कहीं चला जाए किसी और एटम के पास, बट निकल जाए, उसमें ऊर्जा का कोई ट्रांसफॉर्म हो जाए, कुछ ऊर्जा बदल जाए, उसको हम लोग कहते हैं, जो ऊर्जा का जो चेंजेस आएगा, जो ऊर्जा में बदलाव आएगा, उसे हम लोग कहते हैं आयनन एंथैल्पी। ध्यान दोगे, इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन कब निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब जेफ का मान कम रहेगा। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब जेफ का मान कम रहेगा। अगर जेफ का मान ज्यादा रहेगा, अगर जेफ का मान ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं? पिछले पेज में हम आपको बता दिया है, देखिए। अच्छा, मिटा दिया था बाबू, कोई बात नहीं यार, हम समझा देंगे फिर से, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकलना है बाबू यहां से बाहर, एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकलना है, तो इसका मतलब नजदीक में है, पहले आवर्त में है, तो ताकत ज्यादा लगेगा, जेफ का मान ज्यादा, तो एंथैल्पी का मान कम, मतलब ऊर्जा में ज्यादा लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, एंथैल्पी का मान कम नहीं। हम अब अपने शब्दों को वापस लेते हैं। आजकल शब्द वापस लेने वाला लॉजिक बहुत अच्छा रहता है यार, सब कुछ बोल दो फिर शब्द वापस ले लो, वो वाला काम बन जाता है। फिर से, फिर से, फिर से सुनिए क्या हम बोल रहे हैं। अगर अगर ये नाभिक है और ये पहला कक्षा है, इलेक्ट्रॉन मेरा इस जगह पर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक और बना देते हैं भाई, ये पहला आवर्त और ये दूसरा आवर्त, इलेक्ट्रॉन मेरा यहां पर है, तो इन दोनों में जेफ का मान ज्यादा किस में होगा? इसमें। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ये इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहते हैं, तो ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जेफ का मान ज्यादा है, तो आयनन एंथैल्पी का मान भी इसका क्या हो जाएगा? उच्च। ध्यान से बात सुनोगे, यहां इलेक्ट्रॉन दूसरे आवर्त में है, तो नाभिक से इसकी दूरी बढ़ गई है, तो जेफ का मान इसकी तुलना में घट गया है, क्योंकि साइज बड़ा हुआ है। हम बताए थे आपको कि जेफ और परमाणविक त्रिज्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखती है। तो जब परमाणविक त्रिज्या बड़ी होगी, जब परमाणविक त्रिज्या बड़ी होगी, तो
तो जिफ का प्रभाव कम जाएगा। जिफ का प्रभाव कमने से इसकी तुलना में कम ऊर्जा देना होगा इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। बोला ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहां है, ये है जिफ, जिसका प्रभाव नाम मात्र बन रहा होगा। तो बहुत ही कम ऊर्जा हम इसको देंगे और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यानी जब जिफ ज्यादा होता है, जब जिफ ज्यादा होता है तो एंथैल्पी का मान भी, कौन सी एंथैल्पी? आयनन एंथैल्पी का मान भी ज्यादा होता है। जब जिफ का मान कम होता है तो एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी घट जाता है। सही बात है क्या? इसका मतलब यह हुआ कि जिफ और आयनन एंथैल्पी के बीच में अनुक्रमानुपाती का संबंध है। सही बात है क्या? यस सर, सही बात है। ये जानकारी, इसको हम हटा रहे हैं बाबू, ये जानकारी मेरे लिए जरूरी थी। जरूरी इसलिए थी कि हम इससे बहुत सारे थ्योरेटिकल टर्म को साबित करेंगे। ठीक। अब थ्योरेटिकल टर्म बोलेंगे सर, थ्योरेटिकल टर्म क्या होते हैं? अरे भाई, थ्योरी में आने वाले बहुत सारे शब्दावली होगा, उन शब्दावलियों को हम इनसे क्रैक करेंगे। हो गया। बात समझ में आ रहा है सर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसा ही होता है बाबू, एक चौथे नंबर पे भी एक आएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसके नाम से जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन को लब्ध करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को फंसाता है, बुलाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, सेम परिभाषा जाएगा इसका भी। किसी विलगित यानी कि आइसोलेटेड गैसीय परमाणु परमाणु द्वारा द्वारा अपने बाह्यतम कक्षा में, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अपने बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में हुई ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है, कहलाती कहलाती है। मतलब वाह सर, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे यानी इलेक्ट्रॉन को खींचोगे तभी ना। अपने से इलेक्ट्रॉन आपकी कक्षा में आके बैठ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 7वीं कक्षा आखिरी वाली कक्षा है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन एकदम आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि खींचने वाली ताकत कौन होती है? जेफ। तो जितना मजबूत जेफ होगा, जितना मजबूत जेफ होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही ताकत से खींचता चला आ जाएगा बाहर से अंदर की ओर। सही बात है ना? तो जेफ का प्रभाव कम, तो इलेक्ट्रॉन की लब्धि एंथैल्पी भी कम। जेफ का प्रभाव ज्यादा, खींचने में जो एनर्जी लगेगी वो भी ज्यादा। इसका मतलब कि सर कहीं ना कहीं ये भी अनुक्रमानुपाती संबंध है। किसका? इलेक्ट्रॉन लब्धि लब्धि एंथैल्पी। बोलो कि गलत बोला गया बाबू? क्या ये बात गलत बोला गया? बिल्कुल भी नहीं। इतना टॉपिक है, अगर हम जेफ जानते हैं, आयन एंथैल्पी जान गए, परमाणविक त्रिज्या जान गए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का कोर कॉन्सेप्ट तो हम समझा ही पाए मेरे ख्याल से। अब कुछ और बात है, और टर्म है, उसको भी देख लो भाई। जैसे कि एक होता है बाबू सुप्त संयोजकता।
क्या होता है बाबू? सुप्त संयोजकता। हम लोग इसे बड़ा ही पॉपुलर टर्म में स्लीपिंग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? स्लीपिंग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये किसी भी तत्व की संयोजकता ही होती है। देखो यहां, ये जो 3 5 बन रहा है, प्लस का 3 5, ये प्लस का 3 5 जो ऑक्सीकरण संख्या है, ये इनकी स्लीपिंग वैलेंसी ही है, जो सीधे तौर पर तो नहीं देखती, बट यौगिक बनाने के क्रम में खुल करके सामने आ जाती है। इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? स्लीपिंग वैलेंसी। ध्यान दोगे बात को, ऑक्सीकरण संख्या है ये ऑक्सीकरण संख्या है, लेकिन क्या नॉर्मल वे में हमको ये दिखता है? नहीं। नॉर्मल वे में तो हमको सिर्फ -3 दिखता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फास्फोरस भी, आर्सेनिक भी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। होता क्या है, बहुत सारी संयोजकता ऐसी होती है जो केवल यौगिक बनाने के समय खुलकर सामने आती है और कंपाउंड बनाती है और पतले रास्ते से निकल लेती है। ऐसी संयोजकता को हम लोग स्लीपिंग वैलेंसी कहते हैं। क्या बोला गया? ये संयोजकता पहली बात तो ये ग्राउंड स्टेट की नहीं होती। पहले तो आप ये जान लो कि आधारभूत नहीं है, ये सामने में नहीं दिखेगी। ग्राउंड स्टेट की नहीं होती है, ग्राउंड स्टेट की नहीं होती है। तो फिर क्या है ये सर? ये केवल कंपाउंड बनाने की प्रक्रिया में, कंपाउंड यानी यौगिक बनाने की प्रक्रिया में, यौगिक बनाने की प्रक्रिया में कब? एक्साइटेड स्टेट। किस अवस्था में? एक्साइटेड स्टेट में सामने आती है, सामने आती है। बहुत ज्यादा हम लोग को स्लीपिंग वैलेंसी जानना है, वो हम लोग देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। डी ब्लॉक वगैरह में तो और मजा आएगा। पीए ब्लॉक में मजा आ जाएगा यार, छोड़ो ना, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं खेबा। तो अब आगे क्या है सर? टाइम कितना हो गया यार? 1 घंटा 17 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। और बहुत सारा तो बात तो हम एडिट कर देंगे, बट सब बात नहीं ना कर सकते। एक होता है, एक पॉइंट और होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव भी आता है। एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है, जिसका नाम है नंबर 6, जिसका नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव। इसको बोला जाता है इनर्ट, युग्म को जोड़ा यानी पेयर, प्रभाव को बोला जाता है इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? देखो अभी हम यहां पर एक टॉपिक छोड़ा है स्टार लगा करके, ये देखो यहां स्टार लगा के, कि जैसे ही हम इसको हिट किया तो इसका इलेक्ट्रॉन अकेला होकर के यहां जाकर बैठ गया। क्या सच में ये यहां बैठता है? क्या सच में यहां बैठता है? सर आपने तो स्टार लगाया है सर। बात क्या है? बात यह है कि जब परमाणु का साइज बड़ा हुआ, देखो भाई, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, छह आवर्त हो गया, और एस को छोड़ करके सपोज यहां पर एस है, यहां पर पी है, और यहां पर डी है। अब इलेक्ट्रॉन को कहां जाना है? इस एस से पी के पास जाना है। साइज बड़ा है, दूरी फिलहाल ठीक ठाक है, तो इलेक्ट्रॉन एस से निकला, पी में गया। पी में जगह भरा हुआ है तो पी को छोड़कर डी में चला गया। लेकिन अगर यही छठे आवर्त में पहुंचेंगे तो साइज बढ़ा। अब एस यहां है सर, जाने का रास्ता पी यहां, जाने का रास्ता डी यहां। साइज बड़ा होने के वजह से इलेक्ट्रॉन एस से जाकर पी को क्रॉस करके डी तक नहीं पहुंच पाया, एस से निकलकर डी तक नहीं पहुंच पाया। यानी कि ये भाई साहब +5 नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये अपने जोड़ा दिख रहा है, हो नहीं रहा, दिख रहा है, हो नहीं रहा, दिख रहा है, हो नहीं रहा। कैमरा फंसा नहीं है बाबू, हम ही 3 बार बोले हैं, दिख रहा, हो नहीं रहा, दिख रहा, हो नहीं रहा। मतलब अक्रिय युग्म प्रभाव दूरी ज्यादा होने से। क्यों दूरी ज्यादा होने से? परमाणविक त्रिज्या बढ़ गया। और जब कहीं गिरा ना दे हम इसको,
तो दूरी ज्यादा बढ़ गया ना बाबू। दूरी ज्यादा बढ़ने से इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकलकर डी ऑर्बिटल में पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। इसे ही कहा जाता है इनर्ट एयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। मींस आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किसकी संख्या बढ़ती है? आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या बढ़ती है। क्या होगा उससे? जिससे परमाण्विक त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे परमाण्विक त्रिज्या बढ़ती है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। 12th क्लास में हो ये भी बताना पड़ेगा, त्रिज्या बड़ा होगा तो आकार बड़ा होता है। अर्थात परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जिससे क्या हुआ? एस ऑर्बिटल से, एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां लिख देते हैं सर, उत्तेजित अवस्था में डी ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन युग्मित ही रह जाते हैं, युग्मित ही रह जाते हैं। सही है, युग्मित ही रह जाते हैं। इसे ही इसे ही खतरनाक शब्दों में हम लोग इनर्ट मीन्स अक्रिय युग्म पेयर इफेक्ट प्रभाव कहते हैं। वाह सर, कमाल हो गया सर। देखो भाई, वीडियो तो हम और बना सकते हैं। जैसे कि हम शुरू में बोला कि एक ग्रुप 15 एक में हो जाए, संभव नहीं लग रहा है। इसलिए संभव नहीं लग रहा क्योंकि जो जो पिछला जो लेक्चर हम थोड़ा सा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक समझाने लगे ना, उसी में ऐसा हो गया। तो लिखने का जो प्रक्रिया है वो आपको पूरा नहीं लिखना बाबू। लिखने का प्रक्रिया हम यहां से बताया है। ये चैप्टर को जो शुरुआत करेंगे वो यहां से करेंगे, लिखेंगे आप यहां से पहले। सबसे पहले आप इतना काम समाप्त करेंगे, ये आपका पहला काम होगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद किसको लिखना है वो देखोगे, चैप्टर हो जाएगा इतना। उसके बाद ये एक डायग्राम बनाएंगे, ये एक चार्ट बनाएंगे जिसमें एक तरफ आवर्त होगा लिखा हुआ, एक तरफ परमाणु होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब बीमार, एंटीमनी, बिस्मिथ, उस सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी का ऑर्बिटल निरूपण हुंड के नियम वाला। क्या है भाई, क्या तकलीफ है आपको? सभी की उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में एस ब्लॉक को छोड़ करके डी ब्लॉक में घुस रहा है। एस ब्लॉक अयुग्मित होना है, अयुग्मित होना है। एस ब्लॉक को छोड़ेगा डी में जाएगा, एस को छोड़ेगा डी में जाएगा, यहां से निकला और डी में जाकर के बैठ गया। बट यहां पर ऐसे तीर बना करके इसको क्रॉस लगा दीजिएगा। क्रॉस इसलिए लगाना जरूरी है ताकि आप जब फेयर कॉपी को खोलें तो आप पहचान सकें कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मींस कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उस कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है। और यहां पे नीचे लिख दीजिएगा, अब तो लिख ही सकते हैं, मक्खी आई हुई है कहीं पर। कहीं पे जब भी लिखा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है।
ये लिख देना होगा यहाँ पे ना, तब समझ में आएगा ये किसके वजह से हुआ। तो तुरंत जवाब देंगे कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से हुआ। ये जरूर बनाइएगा बाबू, है ना। फिर संयोजकता सभी का लिखिएगा, इसका +3 लिखिएगा। तो फिर सवाल ये भी है कि इसका +3 क्यों, सवाल बनेगा ना भाई कि इसको +3 क्यों कर रहे हो, माइनस क्यों नहीं। तो जवाब दीजिएगा ड्यू टू इंक्रीज। किसमें इंक्रीज हुआ, इन किसमें इंक्रीज हुआ, सोचो ना, परमाणविक त्रिज्या। किसमें इंक्रीज हो गया बाबू, एटॉमिक रेडियस में, परमाणविक त्रिज्या में। यहां पे लिखो, जब बनाया करो तो लिखा करो, परमाणविक त्रिज्या बढ़ने से ऐसा हुआ। हम बोला ओके ठीक है सर परमाणविक, अरे यार एकदम तंग करके रख देता है यार, मक्खी वक्खी हमको दिख ही नहीं रहा बाबू। परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जेफ घट रहा है, साइज बड़ा हो गया है, इसलिए आवर्त बढ़ रहा है। तो ये सब बात आपको यहां पर मेंशन करना है, ठीक। क्योंकि अब आप ग्रुप 15 में हैं, तो जब वो सब लिख लेंगे, यहां तक लिखेंगे, उसके बाद जब ये लिखने के लिए आओगे तब ऊपर में आप हेडिंग डाल देना ग्रुप 15, क्योंकि यही है अपना सिलेबस क्लास 12th का। फिर भी किसी बच्चे को अगर लग रहा हो कि नहीं सर जानकारी के लिए आपको यह भी लिखना है, तब आप इस फोटो से, तब आप इस फोटो से पहले इसको मेंशन करेंगे, उसके बाद इस फोटो पे आके लिखेंगे, ठीक है। तो हम जो अपना अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे वो यहां से आगे लिखेंगे, क्योंकि मेरे जो अभी हम आपको सिखाया समझाया उसके हिसाब से ये हम आपको आखिरी चीज नोट करने बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम ये सारे तथ्यों को और एक्साइटेड स्टेट वगैरह को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आपका काम रहेगा कि कमेंट में हमको बताना कि वीडियो लेक्चर कैसा रहा। हमसे 1-2 गलतियां हुई हैं, गलतियां क्या हुई हैं, नाम, इनका नाम, वो हो सकता है नाम मिस्टेक हो गया हो, वो सब आप देख लीजिएगा, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हमको वो सब चीज याद नहीं रह पाता है, कॉन्सेप्ट खराब नहीं होने देंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक। तो फिर वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।